हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के ज्योग्राफी के सिलेबस के आधार पर उन खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में ज्योग्राफी के वे इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके कंसेप्ट, उनके फैक्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है, जैसे अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है ये कैसे होता है, पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमण गति, अंतर्जात बल के बारे में, बहिर्जात बल के बारे में, कैसे वलन का फॉर्मेशन होता है, वलित पर्वत क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फॉल्ट या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो यूट्यूब चैनल है उसमें विजिट करिए और ये भी इंपॉर्टेंट जो भी जुड़ी हुई जानकारी है वह आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा है, पर्वत क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, पठार क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और यह क्रम आगे बढ़ता है और हमने मैदानों के बारे में पढ़ा। आज हम मैदानों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैदान या प्लेन्स जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि कैसे मैदानों का निर्माण होता है। और मैदानों के निर्माण में हमने देखा था कि मैदान 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें संरचनात्मक मैदान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने अपर्दन के माध्यम से निर्मित मैदानों के बारे में पढ़ा था, यानी अपर्दनात्मक मैदान के बारे में हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम निक्षेपात्मक मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि निक्षेपात्मक मैदान क्या है। हमने कल की क्लास में डिटेल से क्या कवर किया है, संरचनात्मक मैदान क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अंतर्जात बल के प्रभाव की वजह से, पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से जिस प्रकार के मैदानों का फॉर्मेशन होता है उन्हें संरचनात्मक मैदान कहते हैं, जिनमें क्रमशः उत्थान और अवतलन की घटना के बारे में हमने पढ़ा, निर्गमन और निमज्जन की घटना के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने अपर्दनात्मक मैदान के बारे में पढ़ा कि कैसे अपर्दन के विभिन्न कारकों के जरिए या उनके माध्यम से अपर्दनात्मक मैदानों का निर्माण होता है, इनकी निर्मित होती है, जिसमें हमने हिमानी के द्वारा और जल के द्वारा यानी प्रवाहित जल नदियों के द्वारा कैसे मैदानों का फॉर्मेशन होता है, पवन के द्वारा कैसे मैदानों का फॉर्मेशन होता है, और अंत में हमने कार्स्ट मैदान को पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में निक्षेपात्मक मैदान को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर निक्षेपात्मक मैदान क्या होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैदानों के प्रकार में ध्यान रखिएगा, सबसे मुख्य बिंदु, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ शब्दावलियां शामिल होंगी और उन शब्दावलियों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निक्षेपात्मक मैदान को इसीलिए अंत में कवर करना था ताकि हम इसे डिटेल से पढ़ सकें। ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान, डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन का मतलब होता है वे मैदान जिनका फॉर्मेशन अपर्दन की क्रिया के बाद जो अवसादों का निक्षेपण होता है उसके माध्यम से हो। यानी हम सभी जानते हैं कि अपर्दन के जो विभिन्न कारक हैं, जल, वायु, पवन, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और कहीं ना कहीं इन अवसादों का निक्षेपण होता है। ये अवसाद क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं, एक के बाद एक उस स्थान पर वे जमते चले जाते हैं। ठीक है, आप यदि सामान्य भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं इन अवसादों का क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, लेकिन भूगोल की भाषा में ध्यान रखिएगा अवसादों का निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे और जब भी मैदानों के बारे में चर्चा होगी, खासकर निक्षेपात्मक मैदानों के बारे में चर्चा होगी, तो जल और वायु के द्वारा जो निक्षेप से मैदान का फॉर्मेशन होता है वे मैदान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निक्षेपात्मक मैदान में अपर्दन के 2 प्रमुख कारक जैसे जल और वायु, जल व पवन, इनके द्वारा जो मैदानों का फॉर्मेशन होता है वे सर्व प्रमुख मैदान होते हैं।
या आप कह सकते हैं वही मैदान क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदानों के बारे में। ठीक है, पहला क्या है, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान। ध्यान रखिए, जब नदी का जो प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है, या नदी का जल जब अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करती है, तो इस क्रम में नदी के माध्यम से जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, या नदी के अवसादों के निक्षेपण के माध्यम से जिस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, उन्हें जलोढ़ मैदान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नदी के द्वारा निक्षेपण के माध्यम से बनने वाले मैदानों को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। अब यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि इन जलोढ़ मैदानों के भी कुछ प्रकार हैं। ध्यान रखिए कि नदी का निक्षेपण जो हो रहा है, नदी के माध्यम से अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो निक्षेपण हो रहा है, या आप कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के बाद जो निक्षेपण हो रहा है, वह निक्षेपण किस स्थिति में हो रहा है, इस आधार पर जलोढ़ मैदान 3 प्रकार के हैं। यानी नदी के प्रवाह या जलोढ़ की स्थिति, और सटीक शब्दों में समझे तो निक्षेपण की स्थिति के आधार पर जलोढ़ मैदान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला गिरिपद जलोढ़ मैदान, गिरिपद जलोढ़ मैदान। ठीक है, दूसरा बाढ़, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं नदियों में गिरिपद, सबसे पहले जो पर्वत है, पर्वत के निचले हिस्से में जिस प्रकार के मैदानों का फॉर्मेशन होता है, किसके माध्यम से, नदियों के द्वारा जो अवसाद इकट्ठे किए जाते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, दूसरा बाढ़ के मैदान, क्योंकि बाढ़ के भी मैदानों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बाढ़ का मैदान, या आप कह सकते हैं बाढ़ के मैदान, हालांकि बाढ़ का मैदान लिखते हैं हम यहां पर। ठीक है, जो तीसरा प्रकार है जलोढ़ मैदानों के क्रम में ही ध्यान रखिएगा, वह है डेल्टा मैदान, और हम इन तीनों को समझने की यहां कोशिश करते हैं। ठीक है, डेल्टा मैदान। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गिरिपद मैदान क्या है, गिरिपद जलोढ़ मैदान क्या है, तो गिरिपद जलोढ़ मैदान का मतलब यह है कि जब देखिए नदी प्रवाहित हो रही है और बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जब वह अपने क्या कहते हैं उद्गम स्थल, जब वह अपने उद्गम स्थल से निकलती है, उसके बाद वह बहुत तेजी से प्रवाहित होकर आगे की ओर बढ़ती है, बहुत सारे पर्वत पठारों को चीरते हुए वह आगे बढ़ती है, और इसी क्रम में नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है, उच्चावचों का भी फॉर्मेशन होता है। जब नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने के क्रम में वह ऊंचे पर्वतों को काटते हुए नीचे की ओर गिरती है, तो वह अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर और बालू इन्हें लेकर आगे बढ़ती है। ठीक है, और जब ये कंकड़ पत्थर बालू आदि को लेकर पर्वतों को चीरती हुई नीचे की ओर आती है, इन कंकड़ों पत्थरों का जब यहाँ जमाव होता है, तो पर्वत के पद पर या गिरिपद पर जिस प्रकार के मैदानों का फॉर्मेशन होता है, उन्हें ही गिरिपद जलोढ़ मैदान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गिरिपद जलोढ़ मैदान। जो गिरिपद जलोढ़ मैदान है, उन्हें 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो भाबर और दूसरा तराई मैदान। ठीक है, ये हमने बात की गिरिपद जलोढ़ मैदान के बारे में। अब दूसरा है बाढ़ का मैदान। जब नदी आगे बढ़ती है, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ आती ही आती है। जब नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आगे की ओर बढ़ती है, तो वह क्षेत्र जहां पर पूरा बाढ़ वाला इलाका हो, नदियां वहां पर फैलती हैं, तब उस पूरे क्षेत्र से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पर्वतपदीय में तो देखा आपने जलोढ़ पंख का निर्माण हुआ, और जब बहुत सारे जलोढ़ पंख मिल गए
तो यहाँ पर क्या बन गया, पर्वतपदीय मैदान बन गया, पर्वतपदीय जलोढ़ मैदान बन गया। जब बाढ़ के मैदान की बात की जाती है तो आपको यहाँ पर अब सटीक शब्द चाहिए होगा, है ना, लिखना तो पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब नदी आगे की ओर बढ़ती है, नदी आगे की ओर बढ़ती है और जब मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्रों पर प्रवाहित होती है, या आप कह सकते हैं वह हिस्सा जो नदियों के प्रवाहित होने का मध्य वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं बाढ़ का मैदान। ध्यान रखें, ठीक है। तो नदियों के प्रवाहित होने वाले क्षेत्रों की जब हम बात करें, यहाँ पर पर्वत वाला आप इमेज बना सकते हैं ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाए। यहाँ पर बहुत सारे जलोढ़ पंखों के फॉर्मेशन के बाद, जलोढ़ पंख, बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गिरपद जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं, जहां बहुत अधिक मात्रा में कंकड़, पत्थर, बालू आदि होती है। ठीक है, बात करते हैं बाढ़ के मैदानों के बारे में। इसका भी आप थोड़ा सा इमेज, ताकि आपको चीजें याद रहे। यहाँ मुख्य मकसद यही है कि आपको चीजें क्या हो, याद हो। तो ध्यान रखिएगा, जब नदी गिरपद जलोढ़ मैदान के फॉर्मेशन के बाद आगे की ओर बढ़ती है तो बीच में कोई मध्य क्षेत्र होगा नदियों का, क्योंकि अंत में जाकर वह क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है, किसी न किसी क्षेत्र में जाकर, किसी सागर महासागर में जाकर मिल जाती है। तो बीच का जो क्षेत्र है नदियों की, यानी उद्गम स्थान से लेकर बीच का मध्य का क्षेत्र, फिर जाकर उसका मुहाना यानी उसके डेल्टा, उसके बीच में जो क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, यही बाढ़ का मैदान कहलाता है। तो नदियों का जो मध्य स्थान है, ध्यान रखें, प्रवाहित होने के क्रम में, ये आपको ध्यान रखना है, प्रवाहित होने के क्रम में। तो नदियां जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो नदियों का मध्य एवं निम्न वाला क्षेत्र, जहां मैदान का विस्तार होता है, अवसाद आदि क्या होते हैं, निक्षेपित होते हैं, उस प्रकार के मैदान को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, फिर डेल्टा के मैदान की बात आएगी तो नदियां जहां पर जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, उसे ही डेल्टा मैदान कहा जाता है। तो नदियां मुहाने पर भी क्या करती हैं, अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो नदी अपने मुहाने पर जाकर डेल्टा पर क्या करती है, अवसादों के निक्षेपण के माध्यम से मैदान का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के मैदान को हम डेल्टा मैदान कहते हैं। तो हमेशा डेल्टा मैदान का फॉर्मेशन कहां होगा, नदियों के मुहाने पर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाढ़ के मैदान का निर्माण कहां होगा, नदियों के मध्य व कौन सा क्षेत्र, जहां पर नदियां बीच में प्रवाहित हो रही हो, ध्यान रखिएगा, मध्य व निम्न प्रवाहित क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बाढ़ के मैदानों का फॉर्मेशन या इनका निर्माण होता है। जो बाढ़ का मैदान है वह बांगर और खादर दो हिस्सों में डिवाइड है या वर्गीकृत है। तो ध्यान रखिएगा, बांगर और खादर। ठीक है, जो डेल्टा मैदान है यह भी दो हिस्सों में डिवाइड है, ये ध्यान रखें, डेल्टा मैदान को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो चार और दूसरा है बील। हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है। ठीक है, किसे चार कहते हैं, किसे बील कहते हैं, किसे बांगर कहते हैं, किसे खादर कहते हैं। सबसे पहले हमारे दो शब्द इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आते हैं, भाबर और तराई। ये क्या है, इसे समझने की कोशिश हम अगले पेज में कर रहे हैं कि भाबर और तराई, एक एक लाइन में नहीं समझेंगे आप। ठीक है, हालांकि एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जब हम बात करेंगे भाबर के बारे में, भाबर क्या है, भाबर देखिए, हमने भी कहा कि ये दोनों हिस्से, भाबर और जो हम शब्द बात कर रहे हैं तराई की, ये दोनों क्या है, गिरिपद जलोढ़ मैदान के हिस्से हैं। गिरिपद जलोढ़ मैदान में सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, जहां कंकड़ पत्थर आकर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, मान लीजिए यहां पर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े या कंकड़ पत्थर आकर इकट्ठे हो गए, अब नदी प्रवाहित हो रही है, तो इन कंकड़ पत्थर की नीचे वाले हिस्से से प्रवाहित होगी, या हमें ऊपर प्रवाहित होती हुई दिखाई नहीं देती। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के भीतर से बीच में होकर यहां नदी प्रवाहित होती है। जब भाबर के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली बात यह गिरिपद जलोढ़ मैदान का हिस्सा है, या उसी को दो भागों में वर्गीकृत करके भाबर यहां बना हुआ है। जब भाबर के बारे में पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से निर्मित होता है, बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से।
के ढेर से निर्मित क्या है, आकृति है। इसी से यह निर्मित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। यहां पर नदियां अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, क्योंकि नदियों का जल इन पत्थरों के, इन बड़े बड़े टुकड़ों के नीचे बीच से होकर प्रवाहित होने लगता है। जब पत्थर बहुत छोटे हों तभी नदी ऊपर आपको दिखाई देगी, जब पत्थर बहुत बड़े बड़े हों, उनके टुकड़ों का आकार बड़ा हो, तो नदियां आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े पत्थरों में नीचे काटते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो भावर क्या है, बड़े बड़े टुकड़ों से युक्त स्थित जो आकृति है या निर्मित होता है वही भावर होता है। कहां पर निर्माण होता है, गिरिपद जलोढ़ मैदान में, बिल्कुल पर्वतों के किनारे निचले हिस्से में मैदानों की फॉर्मेशन में भावर स्थित होता है। जब तराई के बारे में बात पूछा जाए, तराई यानी क्या, तो भावर जो क्षेत्र होगा उसके ठीक दक्षिणी हिस्से में, ध्यान रखें, मान लीजिए यह पर्वत है, पर्वत में यहां पर बड़े बड़े पत्थर जहां इकट्ठे हो गए, यहां भावर का निर्माण हुआ। ठीक है, भावर के निर्माण के यहाँ के ठीक नीचे दक्षिणी हिस्से में जहां नदियां क्या होंगी, दृश्यमान हो जाएंगी, जहां नदी का जल क्या होगा, हमें ऊपर की ओर दिखने लगेगा, वह क्षेत्र क्या है, वह तराई क्षेत्र है। तो ध्यान रखना है, भावर के दक्षिणी हिस्से में स्थित, भावर के दक्षिणी हिस्से में स्थित। अब यह ध्यान रखें, यहाँ दक्षिणी हिस्से में, ध्यान रखिएगा कहां, भावर के दक्षिणी हिस्से में, भावर के दक्षिणी हिस्से में स्थित जो आपने यहाँ पर स्थलाकृति देखी, निर्मिति देखी, वह क्या है, वह तराई क्षेत्र है। ठीक है, जहां नदियों का जल कहां, पुनः सतह पर दिखता है, जहां नदियों का जल पुनः सतह पर दिखता है, पुनः सतह पर दिखाई देने लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों हिस्से किसके हैं, पर्वत, या आप कह सकते हैं पर्वत पदीय जलोढ़ मैदान के, पर्वतपदी जलोढ़ मैदान में पहला हमने भावर हिस्सा देखा और दूसरा हमने तराई हिस्सा देखा। आगे बढ़ते हैं और बाढ़ के मैदान कुछ यहां पर पहुंचते हैं, यानी मध्य वाली स्थिति में, नदियों के प्रवाहित होने की मध्य अवस्था में पहुंचते हैं। देखिए, मध्य अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो हमने देखा कि बाढ़ के मैदान के दो हिस्से हैं, बांगर और खादर। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि ये जो बाढ़ का मैदान है, जो नदियों की मध्य अवस्था है, मध्य अवस्था में बांगर और खादर का फॉर्मेशन, इनका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने अभी बात की वह क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ का भी कोई ना कोई उच्चतम क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये बाढ़ प्रवाहित या प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो नदियों का जल एक हिस्से तक ही जा पाएगा। यह बाढ़ के उस उच्चतम बिंदु, मान लीजिए यहां पर नदियों का जल क्या है, नहीं पहुंच पा रहा है ना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी एक हिस्सा जरूर होगा जहां पर क्या, बाढ़ का जो जल है, नदी का जो जल है, वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो बाढ़ के उस उच्च हिस्से की बात यहां की जाएगी, उच्च भागों की बात हम कर रहे हैं, जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी हिस्से को हम बांगर कहते हैं। ध्यान रखें, इसे हम दूसरे कलर में लिखते हैं, बांगर। यहां जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, या आप कह सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का वह उच्च हिस्सा, उच्च भाग, जहां बाढ़ का जल या नदी का जल नहीं पहुंच पाता, उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है, ये एक शब्दावली मिली आपको बाढ़ के मैदानों के भीतर। अब दूसरा प्रश्न है, खादर क्या है, तो बाढ़ का जल जहां प्रतिवर्ष, ये एक हिस्सा जरूर होगा जहां बाढ़ का जल आपको प्रतिवर्ष पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे हिस्से होंगे जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती ही होगी और बाढ़ का जल वहां जाकर जमा होता होगा, और जहां हर वर्ष प्रतिवर्ष जाकर बाढ़ का जल जमा होता है, वहां नवीन मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, तो वह हिस्सा, बाढ़ के मैदान का वह हिस्सा जहां उच्च भागों में जहां पर जल नहीं पहुंच पाता, उसे हम बांगर कहते हैं, और बाढ़ का जल जहां प्रतिवर्ष पहुंचता है, वहां उस हिस्से को हम खादर कहते हैं। तो जो हिस्सा प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, वहां पर नवीन कौप मिट्टी का निर्माण होता है, वह हिस्सा क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो बाढ़ वाला मैदान है उसे भी समझने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेल्टा मैदान में चार और बील क्या है।
डेल्टा मैदान की जब हम बात करेंगे यानी अंत में हम उस स्थान की बात कर रहे हैं जहां नदी जाकर सागर या महासागर से मिलती है, यानी नदियों के मुहाने वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां नदी क्या करती है, डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये हम सभी जानते हैं। और डेल्टा के निर्माण के साथ साथ ही नदी अपने मुहाने में अवसादों का निक्षेपण भी करती है। तो जहां वह अवसादों का निक्षेपण करके जब मैदान का फॉर्मेशन वहां होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेल्टा मैदान कहते हैं, है ना। तो बाढ़ के मैदान के बाद क्या आता है, डेल्टा मैदान। डेल्टा मैदान का निर्माण नदी अपने मुहाने पर करती है जहां दो हिस्से हैं, चार और बील। अब आप यहां पूछ सकते हैं चार और बील क्या है। तो डेल्टा देखिए, मान लीजिए नदी गई, उसने मुहाने पर अपना डेल्टा बनाया, ठीक है। अवसादों का निक्षेपण हुआ। अवसादों के निक्षेपण में वह हिस्सा जो ऊंचा है, ध्यान रखें, वह हिस्सा जो ऊंचा है, और अवसादों के निक्षेपण में वह हिस्सा जो नीचा है, दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। अवसादों के निक्षेपण की फलस्वरूप या इस डेल्टा का वह हिस्सा जो ऊंचाई पर होता है उसे चार कहते हैं, और डेल्टा का निचला हिस्सा उसे बील कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, डेल्टा का निचला हिस्सा उसे बील कहा जाता है, ठीक है, और डेल्टा का ऊंचा भाग उसे क्या कहा जाता है, चार कहा जाता है, या आपको भाग उसे क्या कहते हैं, हम चार कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी नदियों के द्वारा कैसे डेल्टा का निर्माण होता है उसके बारे में, ठीक है। अब कुछ और भी मैदानों का फॉर्मेशन होता है, जैसे हिमानी। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान, हम सभी जानते हैं हिमानी यानी कौन से क्षेत्र की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जब बहुत बड़ी मात्रा में हिमानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों को लेकर जाती है और वहां उनका निक्षेपण होता है, उस निक्षेपण के फलस्वरूप जो मैदान का फॉर्मेशन या निर्माण होता है उसे हिमानी द्वारा निर्मित मैदान कहा जाता है या हिमानीकृत मैदान कहा जाता है। अब हिमानीकृत मैदानों का निर्माण कहाँ होता है, तो हिमानीकृत मैदानों का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा देखा गया है पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप प्लस उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इनके हिस्से में हिमानीकृत मैदान पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ही हिम की मात्रा होगी ज्यादा, और हिम की मात्रा जिन पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचाई के क्षेत्रों में जहां होगी वही हिमानी द्वारा क्या होगा, निक्षेपण होगा। निक्षेपण के फलस्वरूप हिमानीकृत मैदानों का निर्माण होगा। तो हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान को हिमानीकृत मैदान कहा जाता है, और इस प्रकार के मैदानों का फॉर्मेशन अमूमन कहां देखा गया है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्रों में। तो ध्यान रखें, उत्तर पश्चिमी यूरोप याद रखिए, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका वाले हिस्सों में, वो भी। अब यहां ध्यान रखें कि अभी इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में अभी आपने देख लिया होगा कि हिमानीकृत मैदान है, नहीं। जब ध्यान रखिए, जो हमने जब भी पढ़ा है हिमाच्छादन वाला क्षेत्र, तो हमने बात की हमेशा किस क्षेत्र की, कि वह एरा, हम बात करेंगे किस क्षेत्र की, जो हमने बात की प्लीस्टोसीन, जो हमारे युग था प्लीस्टोसीन। ध्यान रखें, प्लीस्टोसीन के समय जो बर्फ के टुकड़े वहां से हटे, उनका निक्षेपण हुआ एक स्थान पर, उनके निक्षेपण के बाद ही हिमानीकृत मैदान का निर्माण हुआ। यानी ये एक बहुत पुराने समय की बात की गई, उसके बाद क्या हुआ, हिमानीकृत मैदान का निर्माण। तो प्लीस्टोसीन हिमाच्छादन के बाद की घटना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार के मैदानों का निर्माण हुआ जिन्हें हम हिमानी द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं। एक खास बात इनकी आप ध्यान रखिए, ये जो मैदान है ये दलदली होते हैं, या आप कह सकते हैं दलदल होते हैं, प्लस ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। और ना तो ये चूंकि दलदली हैं और ऊबड़ खाबड़ हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ये इनकी खास इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की हिमानीकृत निक्षेपित मैदानों के बारे में। पवन के द्वारा भी, पवन के द्वारा निक्षेपित मैदान, पवन के द्वारा निर्मित या पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान,
पवन यानी हम सभी जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन चट्टानों के टुकड़ों, रेत आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और वहां जाकर क्या करती है, निक्षेपित करती है। ध्यान रखिएगा, अवसादों को केवल ये स्थानांतरित ही नहीं करते हैं, जबकि अवसादों का निक्षेपण भी होता है। तो पवन के द्वारा जब अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद उसका निक्षेपण होता है, उस निक्षेपण के फलस्वरूप जो मैदान का निर्माण होता है उसे पवन द्वारा निक्षेपित मैदान कहा जाता है। ठीक है, जैसे चीन में जो लोयस, हमने सुना होगा शब्द, आपने सुना होगा लोयस, तो ध्यान रखिए, लोयस के मैदान या इन्हें हम रेतीले मैदान कहते हैं। ठीक है, चीन में से लोयस कहा जाता है। जो अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वह इसी का एग्जाम्पल है। भारत में थार वाला क्षेत्र है, थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, वह भी पवन द्वारा निक्षेपित मैदान का एग्जाम्पल है। ठीक है, चीन में जो लोयस का मैदान है वह भी पवन द्वारा निक्षेपित मैदान का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो इन्हें पवन द्वारा निर्मित या निक्षेपित मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खास बात इनके बारे में जो आपको ध्यान रखना है, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप जब किसका अवसादों का निक्षेपण होता है तो पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदानों का फॉर्मेशन होता है। उनमें एग्जाम्पल, इन्हें हम लोयस या रेतीले मैदानों के रूप में भी जानते हैं। भारत में थार इसका एग्जाम्पल है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान इसका एग्जाम्पल है और चीन में लोयस का मैदान इसका एग्जाम्पल है। तो थार का मैदान, सहारा मैदान, ठीक है, और लोयस का मैदान, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमने देखा हिमानी के द्वारा, पवन के द्वारा एक और आपने सुना होगा सरोवरीय मैदान। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि सरोवरीय मैदान क्या है। सरोवरीय मैदान का मतलब समझिए बहुत सामान्य से शब्दों में कि मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है और वह प्रवाहित होने के बाद अवसादों को कहाँ इकट्ठा करती है, झील में। ऐसा कब होता है, नदी मान लीजिए प्रवाहित होती हुई अपने जल को झील को देती है, या नदी प्रवाहित होने के क्रम में प्रवाहित जल का निक्षेपण करती है झील पर। इस निक्षेपण के साथ साथ कुछ अवसादों का भी निक्षेपण हो जाता है और अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप झील का वह हिस्सा उत्थित हो जाए, उत्थित या आप कह सकते हैं उसका उत्थान हो जाए। ठीक है, मान लीजिए नदी का, झील का जल गिर रहा है कहीं, वह स्थान वहां पर गड्ढा हो जाता है, फिर नदियों के निक्षेपण के माध्यम से यह हिस्सा क्या हो जाए, भर जाए, और यहां पर जैसे मैदानों का फॉर्मेशन होगा उसे हम सरोवरीय मैदान कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ज्वालामुखी या आप कह सकते हैं लावा निर्मित मैदान। लावा निर्मित मैदान कौन सा मैदान होगा, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया के फलस्वरूप लावा बाहर आए और लावा के बाहर आने के बाद ठंडा हो जाए वह, और इस तरीके से मैदान का यदि फॉर्मेशन होता है तो उसे ज्वालामुखी मैदान कहते हैं या ज्वालामुखी द्वारा निक्षेपित मैदान कहा जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो ज्वालामुखी मैदान है वह निक्षेपण मैदान या निक्षेपित मैदान के भीतर नहीं आता, वह अन्य प्रकार के मैदानों के भीतर आ जाता है। ठीक है, तो निक्षेपण मैदान में आपको कुछ ध्यान रखने, जैसे नदियों द्वारा निक्षेपण, हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान, पवन द्वारा निक्षेपित मैदान और सरोवरीय मैदान। फिर लावा या ज्वालामुखी मैदान एक अलग प्रकार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैदानों के बारे में पढ़ा, मैदान क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इसे हमने देखने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।